तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे आपको पता है मेरी ये यूट्यूब पर सेकंड वीडियो है। मैंने पहली वीडियो डाली थी जो कि मेरी ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम के ऊपर थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग देखें। जैसे फर्स्ट वीडियो के बाद मेरे को व्हाट्सएप पर काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि दी हम लोगों को आपका पढ़ाया हुआ समझ तो आ रहा है, बट हमें ना वीडियो की क्वालिटी में दिक्कत हो रही है। मतलब उन लोगों को मैंने क्या किया था, पहले से ना नोट्स तैयार करके रखे थे, तो उन लोगों को ना वो समझ नहीं आए। कैमरे का इशू हुआ है कुछ। वो मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी तो मेरे को इतने अच्छे से एडिटिंग वगैरह आई नहीं है। तो इस वीडियो में क्या, अब मैं ना बायो पढ़ाने वाली हूँ आपको। हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। तो आज हम कंप्लीट करते हैं चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो मैंने क्या करूँगी, अब मैंने प्लेन पेपर लिया है। हम ना नोट्स साथ साथ बनाएंगे ताकि लोगों को दिखे भी और जो मैं समझा रही हूँ वो अच्छे से समझ भी आए। तो आप जब लोग इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि अपनी बायो की एनसीईआरटी और एक नोटबुक जिसमें आप नोट्स बनाएं उसको साथ लेकर बैठें। साथ साथ करोगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, सब कुछ अच्छे से चलता रहेगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 16 से। हाँ जी, तो चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अच्छा, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने पहली वीडियो डाली थी ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम के ऊपर, तो वो सिर्फ पार्ट 1 है, उसका मैंने अभी पार्ट 2 नहीं डाला है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि पार्ट 2 नहीं आएगा या दी ने अभी आधा ही पढ़ाया है। मैं उस चीज़ को भी कवर कराऊंगी। मैंने बीच में आज बायो का एक चैप्टर उठाया, किस लिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का क्या होता है, एक ही टॉपिक को अगर लगातार पढ़ते हैं ना तो बोर हो जाते हैं। ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और सब कुछ ठीक चले, ऐसे हम बीच में 2-2 3-3 टॉपिक उठाते रहेंगे। अब मैंने चैप्टर 16 करा रही हूँ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके बाद मैं सोलर सिस्टम का सेकंड पार्ट डाल दूँगी। तो आपका देखो ज्योग्राफी का एक टॉपिक हो गया और साथ साथ बायो का एक चैप्टर हो गया। तो हम ऐसे लेके चलेंगे। ह्यूमन फिजियो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखती हूँ बच्चों को कैसे करना है। अगर लोग बोलेंगे इंग्लिश करना है, फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, जो बोले वो हम फिर वो टॉपिक उठा लेंगे, वरना फिर हम इसी को पूरी ह्यूमन फिजियो कंप्लीट कर लेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा सेकंड पार्ट नहीं आएगा, सेकंड पार्ट आएगा, इस वीडियो के बाद ही आएगा। चलिए शुरू करते हैं हम। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बायोलॉजी का है। हाँ, सबसे पहले इस चैप्टर में है क्या, हम क्या करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हमें नाम से ही पता चल रहा है, डाइजेस्ट मतलब हम कुछ चीज़ खाएंगे वो कैसे डाइजेस्ट होगी वो पढ़ना है, और डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होगी ये पढ़ना है। सबसे पहले हम जो खाना खाते हैं, फूड, कुछ भी खाए, हमें क्या, लोगों को बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, आलू के पराठे, जो भी लोगों को पसंद है, कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क वगैरह, हम जो चाहें वो खाते हैं। उसमें हम क्या क्या कंज्यूम करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है हमारे डाइट में प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड, लिपिड जिसको कि हम फैट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम क्या लेते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, हमारे खाने में ये जो होता है, और वाटर। अगर हम इनमें से बात करते हैं तो हमारे ये 4 विटामिन्स तक हमारे ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, और ये हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं। अब इसमें एक टॉपिक बीच में ये चलता है कि विटामिन्स को हम ऑर्गेनिक में माने कि इनऑर्गेनिक में माने। तो विटामिन्स, कुछ विटामिन्स हमारे ऑर्गेनिक होते हैं और कुछ विटामिन्स इनऑर्गेनिक होते हैं। तो विटामिन्स को हम दोनों में मानते हैं, ये ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी है। अब बेसिक क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट विटामिन्स। विटामिन्स मैंने बताया दोनों में आते हैं। तो हम विटामिन्स के अलावा अगर मेजॉरिटी की बात करें तो यही 3 हो गए, यही 2 हो गए, सॉरी। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये अपने कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ते हैं, ब्रेक कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। और हमें पता है जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारी एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी प्रोड्यूस, जिससे हमारी बॉडी वर्क करती है, उनको काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसका मतलब हम भी जो ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करेंगे, ऑर्गेनिक का मतलब प्रोटीन, कार्बो, लिपिड, हम ये 3 चीज़ें जब भी कंज्यूम करेंगे तो ये अपने कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करेगी, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस एनर्जी से हम अपना काम कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आता है वाटर। एनसीईआरटी की हम ना एक एक लाइन कवर करते जा रहे हैं एनसीईआरटी की। उसमें जैसे बोलते हैं कि वाटर, वाटर क्यों ज़रूरी है, वाटर लेना चाहिए, वाटर से हमारी बॉडी कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होती। समर के टाइम पे हमें ज़्यादा पानी लेना चाहिए। इसके अलावा हम विटामिन्स और मिनरल्स को कंज्यूम करते हैं। क्यों कंज्यूम करते हैं हम इन दोनों को, विटामिन्स और मिनरल्स को कंज्यूम करते हैं हम टू बी डिसीज़ फ्री, ताकि हमें कोई बीमारियाँ ना हो।
विटामिन्स एंड मिनरल्स का ये रोल होता है। अब हम जो फूड खाते हैं उसमें मेजर कंपोनेंट में हमारे 3 होते हैं, प्रोटीन, कार्बोलिपिड और इसके अलावा विटामिन्स, मिनरल्स और इनऑर्गेनिक। ये हमारे जो होते हैं विटामिन, मिनरल्स और वाटर, ये जो होते हैं हमारे माइनर होते हैं, मतलब हमारे फूड में कम प्रेजेंट होते हैं। माइनर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो गए हमारी फूड में मेजर। ठीक है, अब मेजर कह लो, हमें पता है प्रोटीन, कार्बोलिपिड, विटामिन्स ना दोनों में आएंगे, तो दोनों में लेके चलते हैं। ये जो होते हैं ये ना मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। इनका साइज़ हमें पता है, अगर हम डाल्टन से बात करें तो इनका मास ज़्यादा होता है, इनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, और इनको इनऑर्गेनिक को हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब हम एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। ये देखो, फूड जो होता है बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मेजर कंपोनेंट फूड में क्या होता है, कार्बो, प्रोटीन एंड फैट। फैट को मैंने बोला लिपिड होता है। विटामिन्स और मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, ये हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए। फूड जो होता है प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ टिश्यूज़। द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन होने से बचाता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे वाटर का। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मतलब बायो लिविंग, हम इंसानों लिविंग ह्यूमन बींग्स के अंदर मैक्रो बहुत बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स जो फूड में होते हैं ना, वो हम यूटिलाइज़ नहीं होते। चलो ये मैं अच्छे से पढ़ाती हूँ पहले, फिर आपको समझ आएगा। देखिए, इस चैप्टर में हम अभी आगे पढ़ेंगे जो प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन हमें पता है मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आता है। प्रोटीन का ना स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो प्रोटीन हमारी बॉडी में डायरेक्ट मतलब इधर से उधर पास नहीं हो सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए प्रोटीन पहले प्रोटेजेस में टूटता है। कौन सा एंजाइम तोड़ता है हम आगे पढ़ेंगे। देन डाइपेप्टाइड्स में टूटता है, और फाइनली प्रोटीन अमीनो एसिड का बना होता है, लास्ट में अमीनो एसिड में टूटता है। फिर ये अमीनो एसिड क्या होते हैं, ट्रैवल बाय ब्लड। ये अभी मैं शॉर्ट में बताती जाती हूँ, डिटेल में इस पूरे मैकेनिज्म को हम आगे पढ़ेंगे। ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारे ब्रेन तक, ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन में क्या होता है वापस से ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है। ट्रांसलेशन हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम वापस से आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये जो अमीनो एसिड हमारे ब्रेन तक आए हैं, ये ट्रांसलेशन करके वापस से हमारे ब्रेन में प्रोटीन बना देंगे। प्रोटीन का डायरेक्ट हम ब्रेन तक नहीं पहुंचा सकते, साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसलिए हमें ये सब मतलब ट्रिक्स लगानी पड़ती है लास्ट में ब्रेन तक प्रोटीन्स को पहुंचाने में। ठीक है, अब क्या होता है इसमें हमने क्या किया, ब्रेक किया है। अब देखो कॉम्प्लेक्स, ये मैं शॉर्ट में बताती जाती हूँ आपको, फिर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो मतलब जिनका साइज़ बड़ा है, कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बने हैं। ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स को जब हम ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, ब्रेक्स इनटू सिंपलर स्ट्रक्चर। देखो कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो गया, एब्जॉर्बेबल जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके फॉर्म्स में, ऐसी फॉर्म्स में तोड़ देते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम डाइजेशन। हम लोगों ने डाइजेशन कर दिया, डाइजेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस को कहते हैं नोन एज व्हाट प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ देना सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, इस प्रोसेस नॉन एज डाइजेशन, इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन हो रहा है, इसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो चाहिए हमें। तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम दो होते हैं। पहला आता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा आता है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जो हमने दोनों को अलग अलग रखा है। एलिमेंट्री कैनाल वो होते हैं जिसमें हमारा फूड जाता है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड वो होते हैं जिनमें हमारा फूड नहीं जाता, लेकिन ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मतलब कुछ चीज़ें सिक्रीट करते हैं। जैसे हमारा माउथ, अब माउथ में हम खाने को रखते हैं, तो माउथ आ गया एलिमेंट्री कैनाल में। इसमें क्या क्या आता है, माउथ, इसके बाद फेरिंग्स, और इसके बाद जाता है ईसोफेगस में। ये ऑर्डर वाइज मैंने लिखा है। ईसोफेगस के बाद हमारा फूड जाता है स्टमक में, स्टमक के बाद जाता है इंटेस्टीन में। इंटेस्टीन में दोनों आ गई, स्मॉल एंड लार्ज, स्मॉल कॉमन लार्ज। इसके बाद फाइनली इजेक्ट आउट हो जाता है कहाँ से, एनस से।
माउथ जो होता है हमारा सबसे आगे, बॉडी में सबसे आगे होता है, इसको हम एंटीरियर कहते हैं। एंटीरियर का मतलब आगे जो प्रेजेंट हो। और एनस जो होता है हमारा सबसे पीछे होता है, एनस आता है हमारा पोस्टीरियर में। पोस्टीरियर मतलब पीछे, पोस्टीरियर। अब ये सब वो पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के जो एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं, मतलब इनमें फूड जाएगा। और डाइजेस्टिव ग्लैंड जिनमें फूड नहीं जाता लेकिन वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे लिवर। हमारे लिवर में फूड नहीं जाता लेकिन लिवर जो होता है हमारा बाइल सिक्रीट करता है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में फूड नहीं जाता, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, आगे पढ़ेंगे। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स को ही हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहते हैं। थोड़ा हैंड राइटिंग का इशू हो सकता है आप लोगों को, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, ये था डाइजेस्टिव सिस्टम। दो तरह के हो गए, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जिसमें हमारा फूड जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसमें फूड नहीं जाता लेकिन वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम ह्यूमंस के। हमारे माउथ में जो टीथ होते हैं, ह्यूमन टीथ फॉर्मूला हमारा जो होता है, चलिए ह्यूमन टीथ फॉर्मूला हमारे, आपको पता होगा हमारे माउथ में 4 तरह के दांत होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। जब भी हम किसी का डेंटल फार्मूला लिखते हैं तो डेंटल फार्मूला होता है अपर हाफ जो में किसी के कितने टीथ है, अपर हाफ जो डिवाइडेड बाय लोअर हाफ जो। ऊपर का हाफ और नीचे के हाफ की हम बात करते हैं। इंसानों का फार्मूला होता है 2 1 2 3 डिवाइड बाय 2 1 2 3। ये एडल्ट की बात कर रहे हैं, मतलब ऊपर के हाफ में 2 इंसीजर होंगे, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर। और नीचे के हाफ में सेम रहेगा, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर। और यहीं पे बात करते हैं अगर हम इन्फेंट की, किसी छोटे बच्चे की बात करते हैं, तो यही फार्मूला हो जाता है 2102 बाई 2102। अब इसमें पूछा जाता है हमसे कि इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि इन्फेंट के पास प्री मोलर नहीं होते और एक एक मोलर कम होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। दोनों के फार्मूले में ये डिफरेंस होता है। एडल्ट का फार्मूला हमारा ये है, इन्फेंट का फार्मूला हमारा ये है। ठीक है, अब एक बार हम इतना जितना हमने पढ़ा है इसकी एनसीईआरटी देख लेते हैं। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी इनको डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकती ओरिजिनल फॉर्म में, इसलिए इनको हमें तोड़ना पड़ता है, ब्रोकन डाउन करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। जो प्रोसेस होती है कन्वर्ट करने की कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, इसको हम डाइजेशन कहते हैं। और ये डाइजेशन कैसे होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होती है। 2 प्रोसेस लगती है, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। 2 प्रोसेस होती है, मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड, 2 मेथड लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये डाइजेशन में पूछा जाता है बेसिकली कि कितने मेथड्स लगते हैं, क्या होता है, तो 2 लगते हैं, उनके नाम मैकेनिकल और बायोकेमिकल। ये क्या होते हैं अभी आगे पढ़ेंगे। अब आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया, 2 तरह का होता है, एलिमेंट्री और एसोसिएटेड। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारा दो कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टम होते हैं उसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड के, जिनका नाम है एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में होता क्या है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब मैंने बताया था एलिमेंट्री कैनाल वो होते हैं जिसमें हमारा फूड जाता है। देखो शुरू करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होती है, मैंने बताया था माउथ आगे की तरफ होता है, एंटीरियर लगाते हैं इसके लिए शब्द। एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। और हमारे पीछे पोस्टीरियर कहाँ पे खुलता है, एनस में खुलता है। द माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। जैसे हम माउथ में देखेंगे तो हमारे बीच में एक कैविटी है जिसमें हम अपनी टंग को मूव करते हैं, उसको कहते हैं हम बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। जो ओरल कैविटी है उसमें नंबर ऑफ टीथ होते हैं, मस्कुलर टंग होती है, बहुत सारे टीथ होते हैं और टंग होती है जो मसल्स की बनी होती है, मस्कुलर टंग होती है। ईच टूथ, अब देखो टूथ मतलब एक दांत की बात हो रही है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जॉ बोन होती है हमारी, ये हमारी जॉ बोन, ऐसे करके कुछ हमारी जॉ होती है। इसमें क्या होता है, टीथ एक टूथ आता है और वो ऐसे करके पूरा ऐसे फंस जाता है। अगर हमारा ये वाला अरेंजमेंट है ना, जो हमारा टूथ है वो एम्बेडेड है सॉकेट, खाली जगह को हम सॉकेट बोलते हैं। अगर सॉकेट ऑफ जॉ बोन में एम्बेडेड हो जाता है तो इसको थीकोडोंट बोलते हैं। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन विच इज नोन एज थीकोडोंट डेंटिशन। देखिए
ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट, इसको थीकोडोंट कहते हैं। अब जो होता है मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। अब हमें पता है हमारे 2 तरह के दांत होते हैं, एक हमारे कच्चे दांत जिसे हम दूध के दांत बोल देते हैं, और जब वो टूट जाते हैं तो हमारे पक्के दांत आ जाते हैं, ठीक है। अब ये उसी को बोल रहा है, देखो अ सेट ऑफ टेम्परेरी मिल्क और टेम्परेरी मिल्क दूध के दांत या फिर डेसिडुअस टीथ कहते हैं, जो कि बाद में रिप्लेस हो जाते हैं किससे, अ सेट ऑफ परमानेंट या एडल्ट टीथ। अब देखो हमारे दांत 2 बार आए हैं लाइफ में, एक हमारे पहले टेम्परेरी आए हैं फिर परमानेंट, तो इस टाइप के डेंटेशन को डाइफाइडोंट कहते हैं, डाइफाइडोंट डेंटेशन। और जैसे मैंने आपको इधर बताया है, जैसे मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि इंसानों में 4 तरह के दांत होते हैं, इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इसलिए हम जो होते हैं हमारे हेट्रोडोंट होते हैं दांत, हेट्रोडोंट बोलते हैं अलग अलग तरह के। अगर सारे दांत सेम तरह के होते हैं तो उनको हम होमोडोंट बोलते हैं, जो कि हमें देखने को मिलता है फ्रॉग वगैरह में, ठीक है। हमारे टोटल टीथ 22 होते हैं। ये देखो 22 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स, 4 तरह के होते हैं, इसलिए हम इसको हेट्रोडोंट डेंटिशन बोलते हैं। नेमली इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड लोअर जॉ, ऊपर का हाफ जॉ और डिवाइड में नीचे का हाफ जॉ, ये जो होता है हमारा ना डेंटल फॉर्मूला बना देता है, जो कि इंसानों में होता है 2123/2123, ठीक है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा टीथ के, एक टीथ के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं सिर्फ एनसीईआरटी लेके चल रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जो होगा मैं बाद में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या असाइनमेंट्स के रूप में दे दूँगी। हमारा दांत कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। दांत के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है यहाँ पे ये क्राउन, इसके बाद ये पोर्शन आता है जहाँ पे ये जिगजैग से मिला है, मतलब कि ये इस जिगजैग से मिलता है, ये आ जाता है हमारा नेक, और इसके बाद ये नीचे का पोर्शन रूट। हमारे टूथ के ऊपर एक कवरिंग होती है, ये जो कवरिंग होती है ना, ये इनेमल की बनी होती है, इनेमल की कवरिंग। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इतना ईजिली नहीं टूटती। हार्डेस्ट से टफेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी हम इनेमल को कहते हैं, जिसकी कवरिंग हमें अपने टूथ पे देखने को मिल जाती है। और जो रूट के ऊपर कवरिंग होती है ना, ये पेरिडोंटल मेम्ब्रेन होती है। रूट के लिए पेरिडोंटल, क्राउन के लिए इनेमल की कवरिंग। पेरिडोंटल, या फिर इसको हम सीमेंट के नाम से भी जानते हैं, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन या फिर सीमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर हमारे सिर्फ हार्ड सरफेस बोलता है तो वो इनेमल की वजह से होता है। बोलता है टूथ किसका बना है, हमारा दांत बना किसका होता है, तो हमारा दांत डेंटाइन का बना होता है। और डेंटाइन क्या होता है, कैल्शियम डेरिवेटिव होता है, कैल्शियम डेरिवेटिव। हमारी टीथ का जो हार्ड सरफेस है वो इनेमल की वजह से है, और हमारा टीथ बना किसका है, तो डेंटाइन का बना है, जो कि कैल्शियम का डेरिवेटिव होता है। मैंने कैल्शियम के ऊपर 2+ लगाए, क्योंकि कैल्शियम डाइवेलेंट होता है, इसकी 2 वैलेंसी होती है पॉजिटिव, इसलिए। अब जो इनेमल होता है ना हमारा, इनेमल की जो कवरिंग है ये हमें मिलती कहाँ से है, हमारी बॉडी में। हमें पता है हमारे जो होता है ह्यूमन में एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें, जब बच्चा छोटा होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब वो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, इसमें 3 लेयर्स होती है हमारे पास, एक्टोडर्म, मीजोडर्म बीच में, और इसके बाद इनर मोस्ट आती है हमारी एंडोडर्म। एंडोडर्म, एक्टोडर्म से जो होता है इसमें एक सेल्स होते हैं इनेमेलोब्लास्ट नाम के, इनेमेलोब्लास्ट या फिर एमाइलोब्लास्ट नाम के सेल्स होते हैं, जो कि हमारी इनेमल को बनाते हैं, ठीक है। और जो ये होती है मीजोडर्म, मीजोडर्म में सेल होते हैं हमारे ओडोंटोब्लास्ट नाम के, ओडोंटोब्लास्ट या फिर ऑटियोब्लास्ट कह सकते हैं हम इनको, ऑटियोब्लास्ट। इनसे जो होती है हमारी डेंटाइन बनी होती है, ये मेक बनाते हैं किसको, डेंटाइन को। अगर हमसे पूछ लेता है डायरेक्ट, अगर हमसे डायरेक्ट बोलता है इनेमल किस लेयर का बना होता है, तो एक्टोडर्म का, डेंटाइन हमारा मीजोडर्म का बना होता है। अब देखो दांत जो होता है हमारा इन्हीं 2 चीज़ों से, इसलिए हम टीथ के लिए यूज़ करते हैं कि एक्टो मीजोडर्मल ओराइजिन होता है, मतलब ये टीथ, ये स्टेटमेंट आप कई बार देखेंगे, टीथ इज एक्टो
मीज़ोडर्मली ओराइजिन, मतलब टीथ जो होता है हमारा एक्टोडर्म और मीज़ोडर्म इन 2 लेयर से बनता है, इसलिए इसके लिए हम ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी टीथ हमारी ओरल कैविटी से नीचे की साइड जुड़ी होती है वो फ्रेनुलम के थ्रू जुड़ी होती है। ये हम एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं, आपको बता देती हूँ मैं। कहाँ तक किया था हमने? हाँ, द हार्ड शेविंग सर्फेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल। इनेमल का बना होता है जो कि हेल्प करता है मेस्टिकेशन ऑफ फूड। मेस्टिकेशन मतलब फूड को छोटे छोटे पीस में तोड़ने में मदद करता है। जो टंग होता है हमारा फ्रीली मस्कुलर मूवेबल ऑर्गन होता है, मूव करता है, मसल्स का बना होता है। अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के फ्लोर से जुड़ा होता है, किसके थ्रू? फ्रेन्युलम के थ्रू, फ्रेन्युलम। ठीक है। अपर सरफेस ऑफ द टंग, टंग का जो अपर सरफेस होता है उसमें ना कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं पैपिले नाम के, जिसके अंदर हमारी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें टेस्ट आता है। ठीक है। जो अपर सरफेस, ये ना सिर्फ अपर सरफेस पे होता है, लोअर सरफेस पे हमारे पैपिले या टेस्ट बर्ड नहीं होते। अगर कोई पूछता है तो नहीं होता। अब ये इसमें स्टेटमेंट में हम लोगों को ऐसे फंसाते हैं कि हर पैपिले में टेस्ट बर्ड होगा, नहीं। देखो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिले, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड। सम को देखो मैंने गोला मारा हुआ है क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। कुछ पैपिले में टेस्ट बर्ड होता है, सब पैपिले में टेस्ट बर्ड नहीं होते। अब देखिए ओरल कैविटी, हमारी जो ओरल कैविटी, आपने इसको ना एनसीईआरटी पढ़ते हुए ना ऐसे शॉर्ट में बना सकते हैं। जैसे इसमें ना सबकी पोजीशन दी हुई है, इसके बाद ये, इसके बाद ये आएगा, तो इसको ना मैंने ऐसे करके बनाया है। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद हमारा फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स 2 में डिवाइड हो जाता है, ईसोफेगस और ट्रैकिया। ईसोफेगस में हमारा खाने के लिए होता है, ट्रैकिया हमारी सांस वगैरह लेने के लिए होता है। ट्रैकिया की कवरिंग होती है एपिग्लोटिस। अब फेरिंग्स, हमने खाना लिया, माउथ से हमारे फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से वो ईसोफेगस में जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? जब ये 2 में डिवाइड हो रहा है, ट्रैकिया में भी तो जा सकता है। तो ट्रैकिया में खाना जाने से बचाने के लिए उसके ऊपर ना एक फ्लैप होता है, कार्टिलेज का बना होता है, वो ना इलास्टिक जैसा होता है, वो ना बंद बंद खोल बंद खोल बंद होता रहता है, एपिग्लोटिस, जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया। और ट्रैकिया से आगे ग्लोटिस, ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से पैनक्रियास, पैनक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस। ठीक है। अब देखो इसमें क्या पढ़ना है हमें। जो ये स्टमक होता है हमारा, स्टमक हमारा जे शेप का होता है। ये अभी अभी मॉडिफाई हुआ है, नई वाली एनसीईआरटी, इसलिए मेरे पास पुरानी भी है, मैं पुरानी से पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए नई लिया ताकि जो जो चीज़ें अपडेट हुई है मैं आपको साथ साथ बताते चलूँ। हाँ जी, ये देखिए, ओरल कैविटी लीड्स टू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यहाँ तक तो सब कुछ कॉमन है ना। इसके बाद यहाँ पे डिवाइड हुआ है, ये डिवाइड हुआ है एयर के लिए, एयर आई है तो वो ट्रैकिया में जाएगी, और हमने अगर खाना खाया है, फूड है, तो वो ईसोफेगस में जाएगा। ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं, ओपन्स इनटू फेरिंग्स। अब कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लोटिस। ये प्रिवेंट करता है फूड को जाने से ग्लोटिस में। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ग्लोटिस को हम ओपनिंग ऑफ विंड पाइप कहते हैं ड्यूरिंग स्वेलोइंग, खाने को सटकते समय। ईसोफेगस जो होता है थिन, पतली, लंबी ट्यूब होती है, पोस्टीरियरली हमारी बॉडी में पास करती है नेक, थॉरेक्स और एब्डोमेन से। ये देखो डायग्राम में देखो, हमारी ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस क्या हो रही है? हमारी नेक से होते हुए, फिर डायफ्रागम, एब्डोमेन, सबसे होती हुई सीधा नीचे जा रही है, पतली है, लंबी ट्यूब है, पासिंग थ्रू द नेक, थॉरेक्स एंड लीड्स टू अ जे शेप बैग स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक, जिससे हमारा सीधा स्टमक बन जाता है। एक तो ये एनसीईआरटी पता है फोल्ड नहीं होती, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हाँ जी, अब थोड़ा हम स्टमक एक एक करके ना हर एक ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे उनमें फूड जाता कैसे है, उसके बाद क्या होता है। सबसे पहले लेते हैं हम स्टमक को। स्टमक जो होता है थोड़ा सा हमारा जे शेप, ड्राइंग के ऊपर भाई मेरे को जज मत करना तुम, ड्राइंग मेरा थोड़ा ना ऐसे सही है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट हाँ आप लोगों को समझाने लायक तो मैं बना ही दूँगी। हमारा स्टमक कुछ ऐसे करके होता है, यहाँ से जो होता है हमारा ईसोफेगस आके इसमें जुड़ता है, ये है ईसोफेगस, और ये हमारा डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के हमारे 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे 3 पार्ट होते थे, लेकिन नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक और बॉडी।
पहले क्या करते थे हम, कार्डियक और बॉडी को एक मान लेते थे, लेकिन अब इन दोनों को अलग कर दिया गया है। ठीक है, अब फूड जब ईसोफेगस से आता है हमारे, तो ये वाला पोर्शन, सबसे ऊपर का पोर्शन होता है फंडस। इसकी शेप ना थोड़ी ना, ये स्टमक की शेप ऐसे करके होती है, तो ये वाला पोर्शन जाता है फंडस में। इसके बाद ये बीच का पोर्शन आ जाता है मेरा कार्डियक, इसके नीचे का ये पोर्शन आ जाता है बॉडी, फाइनली लास्ट का आ जाता है पाइलोरिक। ठीक है, अब ईसोफेगस से फूड आता है हमारे डायरेक्ट कार्डियक में, फंडस में नहीं आता। लोग सोचते हैं फंडस पहले आता है तो फूड फंडस में जाएगा, नहीं, सबसे पहले ये कार्डियक पोर्शन होता है, कार्डियक में आता है। यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जिसको कि हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। ये वही होता है, मूव करता है फूड के लिए। और ये पार्ट, ये यहाँ पर पाइलोरिक से जब फूड इंटेस्टाइन में जाता है ना, यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है, ऐसे बंद हो जाता है, फिर खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है। इसका नाम होता है, पाइलोरिक से निकलता है तो इसका नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के ये ड्यूडेनम पोर्शन में जाता है, ड्यूडेनम। अब पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, और तीसरा लास्ट पार्ट होता है इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन की हमसे शेप पूछ लेता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारा सी शेप का होता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो 1 मिनट, स्टमक सी शेप का नहीं होता, सॉरी, ड्यूडेनम सी शेप का होता है, मैंने गलत बता दिया आप लोगों को, ड्यूडेनम होता है सी शेप का। ठीक है, ड्यूडेनम सी शेप का होता है। इसके बाद हमारा जो इलियम होता है ना, ये आगे लार्ज इंटेस्टाइन में खुल जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे आगे। अब इसमें से क्या होता है, बहुत कम कोइल्ड होता है, ये कोइल्ड होता है, और ये हाईली कोइल्ड पोर्शन होता है। अब इसको हम ना एक बार देख लेते हैं। ये देखो, माउथ हो गया, ओरल कैविटी हो गया, इधर से हमारी ईसोफेगस आई स्टमक में सीधा, स्टमक आगे निकल गया सीधा ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद नीचे आई, ये आ गया जेजुनम। देखो ये कितना सिंपल है, कोइल नहीं है, और ये देखो थोड़ा सा कोइल है, ये जेजुनम हो गया। ये देखो इधर तक ये जेजुनम, इसके बाद देखो ये कितना ज़्यादा कोइलिंग हो गई, इधर सुपर कोइलिंग हो गई, इसको हम इलियम कहते हैं। अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब ये इलियम आगे इसमें खुल गया सीकम में। सीकम किसका पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने इतना पढ़ लिया फूड कैसे कैसे हुआ, ये सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। ये जो होता है, हाँ, ड्यूडेनम जो होता है वो लेस कोइल्ड होता है, कम कोइलिंग होती है इसमें, इसको हम कोइल्ड कह सकते हैं खाली। और इलियम जो होता है हमारा, ये हाईली कोइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा कोइलिंग होती है, हाईली कोइल्ड। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के भी हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, सीकम जो होता है ना, वो ब्लाइंड सैक होता है, छोटा सा पोर्शन होता है, ब्लाइंड सैक। देखो अगर हम इसमें देखें तो ये है सीकम, ये देखो ये है सीकम, छोटा सा पोर्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी में ना कुछ माइक्रोब होते हैं, उनके साथ ना यहाँ पे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहती है। सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअल कह सकते हैं, एक तरह से दोनों को बेनिफिट होता है। तो सीकम में क्या होता है, ये होस्ट करता है क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद माइक्रोब्स, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं हम। अब इसमें क्या होता है, ये रहा हमारा सीकम, इसमें प्लस मतलब इसके अंदर रहते हैं हमारे इकोलाई नाम के कुछ बैक्टीरिया। सीकम क्या करता है, हम इकोलाई को अपने फेसेस देते हैं, हम अपनी बॉडी का वेस्ट देते हैं, और बदले में इकोलाई क्या करता है, इनको खा के, इसको तो खाना मिल गया, अब हमें क्या मिलेगा इसके बदले, तो ये ना हमको कुछ विटामिन देता है। विटामिन B1 हो गए, B2 हो गए, B12 हो गया, और विटामिन K हो गया, ये सब।
हम अपने फीसिस इकोलाई को देते हैं, इकोलाई बदले में हमें विटामिन देता है। अब देखो इकोलाई को फ़ायदा हुआ, उसको कुछ खाने को मिला, हम लोगों को फ़ायदा हुआ, हमें विटामिन मिले जो कि हमारे काम का है। ऐसे रिलेशनशिप को म्यूचुअल या फिर सिम्बायोटिक कहते हैं, जिसमें दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो। ठीक है, ये काम हमारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमारी सीक्वेम में चलती है। इसके बाद क्या होता है ना, एक स्मॉल छोटा सा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्मॉल फिंगर लाइक, उंगली के जैसी प्रोजेक्शन जिसको कि हम वो कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं, ये हमारी सीक्वेम से निकलती है। ये वेस्टिजल मतलब होलो ऑर्गन्स को वेस्टिजल ऑर्गन कहते हैं। ये होलो ऑर्गन है, इसका कुछ काम नहीं होता। ठीक है, ये धीरे धीरे ना छोटी होती जा रही है और एक टाइम पे कुछ ऐसा बोला जाता है कि आगे जाके ना, आगे मतलब 100 साल 150 साल बाद ही गायब ही हो जाएगा। ठीक है, इसके सीक्वेम हो गया पहला। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोलोन जो होता है हमारा, कोलोन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके अंदर भी 4 पार्ट आते हैं। असेंडिंग, एक होता है असेंडिंग कोलोन, दूसरा डिसेंडिंग कोलोन, एक होता है ट्रांसवर्स कोलोन। पहले ना पुरानी वाली एनसीईआरटी में इसके 3 ही पार्ट थे, लेकिन अब नई वाली एनसीईआरटी ने एक चौथा पार्ट डाल दिया इसमें, जिसको कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। इसके बस नाम पढ़िए, अभी हमें इतना ही पढ़ना है। और इसमें से हमें क्या पढ़ना है, जो हमारा रेक्टम है, अब ये 4 है, इनमें से कौन सा एक ही तो जाएगा ना आगे रेक्टम के पास। तो हमारे रेक्टम में ज़्यादा कौन सा है, तो हमारा डिसेंडिंग कोलोन जाता है। डिसेंडिंग कोलोन हमारा ओपन होता है रेक्टम में, और रेक्टम आगे फाइनली ओपन हो जाता है हमारा एनस में। तो यहाँ पे हमने पूरी अपनी एलिमेंट्री कैनाल एक तरह से हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। अब पढ़ते हैं, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, 4 लेयर्स से सराउंडेड होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। 4 लेयर्स सराउंड्स आवर एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो वीडियो ऑलरेडी 31 मिनट्स की हो चुकी है, तो मैं ना अब आपको एनसीईआरटी पढ़ाने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, वो आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। मैं एकदम हिंदी में बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ आपको लिखवा के इसलिए समझा लूँ ताकि आप बाद में एनसीईआरटी पढ़ सकें और आपको सब कुछ याद रहे। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, हमने ये पहला पेज जो इस चैप्टर का है, ये पहला पेज हमने तो हम जैसे एनसीईआरटी के अभी 3 पेज कवर कर चुके हैं, तो अब अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। हम एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स पे थे। एलिमेंट्री कैनाल हमारी 4 लेयर से बनी होती है। 4 लेयर से बनी होती है। सबसे पहले इसके अंदर क्या आती है, सेरोजा आउटर मोस्ट लेयर होती है, देन मस्कुलरिस, सेरोजा मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा, और इसके बाद दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इसके बाद हमारी 4th लेयर। अब ना मैं स्पीड थोड़ी बढ़ाती हूँ ना, जल्दी जल्दी करते हैं, इजी टॉपिक है, कुछ टेंशन नहीं होगी। जहाँ पे मुझे लगेगा मुझे आराम से पढ़ाना चाहिए, मैं वहाँ अपनी स्पीड को कम कर दूँगी। सब म्यूकोजा एंड देन म्यूकोजा, ये जो होती है हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट, और म्यूकोजा जो होती है हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं हाँ जी, जो सिरोजा लेयर होती है हमारी आउटर मोस्ट होती है, किसके शीज़ की बनी होती है, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है। ये कनेक्टिव टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यू के साथ इसमें ना मेसोथेलियल सेल्स होते हैं, मेसोथेलियल सेल्स। ठीक है, अब इसकी फ़ायदा क्या होता है कनेक्टिव टिश्यूज़ होने का, इनकी वजह से ये जो होते हैं इलास्टिक होते हैं, इलास्टिसिटी मेंटेन होती है। इलास्टिक, यार क्या लिख रही हूँ, इसका गलत हो रही, सॉरी। इलास्टिक, फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग, ये सब प्रॉपर्टीज़ आती है हमारी सिरोजा में कनेक्टिव टिश्यूज़ की वजह से। इसके बाद मस्कुलरिस लेयर होती है, ये जो होती है स्मूथ मसल्स की बनी होती है। स्मूथ मसल्स की बनी होने का फ़ायदा क्या है, ये ना विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करती है और लेस फटीग, ये ना थकती नहीं है, लंबे समय तक चलती है। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन मतलब एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है जब भी हमें ज़रूरत होती है। सब म्यूकोजा किस चीज़ की बनी होती है, हमारी ब्लड वेजल्स, इसमें ब्लड वेजल्स की सप्लाई होती है, प्लस लिम्फ वेजल्स प्लस नर्व्स प्लस कनेक्टिव टिश्यूज़। और इसके अलावा जो हमारी म्यूकोजा है, म्यूकोजा में क्या होता है, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, हैव। म्यूकस मतलब गीलापन सिक्रीट करेंगे, इस गीलेपन का फ़ायदा क्या होगा हम आगे पढ़ेंगे। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स एंड ग्लैंड ऑल्सो, बहुत सारी ग्लैंड्स भी होती है हमारे पास जो गीलापन सिक्रीट करती है, वो सब इसी के अंदर आ जाती है। अब हम एनसीईआरटी से इसका फिगर देख लेते हैं।
मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को एनसीईआरटी तक ही रखने की। एनसीईआरटी से आगे पढ़ाने का, ज़्यादा पढ़ाने का कुछ फ़ायदा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। और अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं एक वीडियो एक्स्ट्रा पढ़ाते हुए भी डाल दूँगी, जो टॉपिक्स आपको नीट वगैरह में कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, इसको ना हमने जैसे ये हमने मान लो मेरी ईसोफेगस है, अब मैं इसको ऐसे काट के यहाँ से ऐसे ऐसे काट दी मैंने और इसको मैं अगर ऐसे करके इसका ये वाला स्ट्रक्चर देखूँगी, समझ गए, तो वो कुछ ऐसे दिखेगा। तो सबसे बाहर की कवरिंग ये जो येलो कलर की हो गई स्केच पेन की, ये जो गई हमारी आउटर मोस्ट सिरोजा, ये रही सबसे पहली लेयर सिरोजा, उसके बाद मस्कुलैरिस, उसके बाद अंदर आएंगी सब म्यूकोजा, देन म्यूकोजा। म्यूकोजा के अंदर क्या होगी, खाली जगह होगी ल्यूमन, खाली जगह होगी खाली जगह कैविटी होगी अंदर, ल्यूमन कैविटी को ल्यूमन कहते हैं हम। अब जो हमारी मस्कुलैरिस होती है ना, वो दो मतलब क्या बोलते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। अब आप देखो आउटर इन लोगों ने दिख नहीं रहा है, एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा ना पास लेके आ जाती हूँ। हाँ जी, अब दिख रहा है एकदम बढ़िया। देखो नाम है इनर सर्कुलर, अंदर सर्कल होनी चाहिए थी लेकिन अंदर तो लाइन है, और बाहर आउटर लॉन्गिट्यूडनल और बाहर सर्कल दे रखे है, तो ये उल्टा है, लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। अब इसमें देखो हम लोगों को कैसे समझना है, इनर सर्कुलर वाली लेयर है। अब देखो मतलब जो अंदर की लेयर है वो ना सर्कल्स की बनी होगी। देखो मैं आपको समझाती हूँ, मेरा कड़ा ये सर्कल है, लेकिन हम इसको ना ऐसे नहीं देख रहे, हम ऐसे देख रहे हैं, तो हमें सर्कल कैसे लाइन की तरह दिख रहा है, ये लाइन की तरह दिख रहा है ना, तो इसलिए ये इनर सर्कुलर हुआ है। और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये लंबी लाइन लॉन्गिट्यूडनल ये है, और अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगी तो ये कैसा सर्कल दिख रहा है, ये देखो सर्कल दिख रहा है, तो ये नाम इसलिए लगाया इन लोगों ने, आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, ऊपर से देखने पे सर्कल लग रहा है, और इनर सर्कुलर अंदर की सर्कुलर है, लेकिन ऊपर से देखने में हमें क्या लंबी लाइन से दिख रही है ना, इसलिए लोग कंफ्यूज होता है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होता, हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया। जब भी आप पढ़ोगे मेरे को यार ज़रूर याद कर लेना, मुझे अच्छा सा लगेगा। हाँ जी, तो ये देखो वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको पढ़ा दिया है। एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं ईसोफेगस से रेक्टम यहाँ तक होती है, हम पहले बता चुके हैं। 4 लेयर्स की बनी होती है, सिरोजा, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। सिरोजा इज द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम। मेसोथीलियम जो होती है, एपिथीलियम लेयर को कहते हैं विसरल ऑर्गन। विसरल जो होता है होल ऑर्गन्स होते हैं, खाली ऑर्गन्स, उनकी लेयर को मेसोथीलियम कहते हैं, और वो सिरोजा की बनी होती है। ठीक है, विद सम कनेक्टिव टिश्यूज, इसके साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। मस्कुलैरिस लेयर जो होते हैं स्मूथ मसल्स की हो जाती है, जो कि अरेंज होती है किसमें, इनर सर्कुलर में और आउटर लॉन्गिट्यूडनल में। इसके अलावा जो ओब्लिक मसल की लेयर होती है ना, ये प्रेजेंट होती है सम रीजन्स में। हमारी बॉडी के कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे कि ओब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होती है। अब सम को काट के देखो, मैंने ना स्टमक लिखा हुआ है क्योंकि सिर्फ स्टमक में होती है। अगर आप चाहो तो ये भी एक शॉर्टकट बना सकते हो, या फिर अलग से यहाँ पे स्टार मार के आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने सम को काट के स्टमक लिख दिया क्योंकि सिर्फ स्टमक में हमारी ओब्लिक मसल लेयर होती है। इसके अलावा जो सबम्यूकोसा लेयर है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड्स, लिम्फ वेजल्स इनकी बनी होती है। ड्यूडनम में जो, हाँ जी, अब ना अलग अलग, स्टमक में एक एक्सेप्शन चलता है, ओब्लिक मसल लेयर होती है, और ड्यूडनम में एक एक्सेप्शन चलता है, वहाँ पे सबम्यूकोसा में ना कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कहीं पे प्रेजेंट नहीं होती। अब देखो मैंने इन ग्लैंड को कोमा मार के इनका नाम लिखा हुआ है मैंने बाहर करके, ब्रूनर्स ग्लैंड, क्योंकि ब्रूनर्स ग्लैंड होती है हमारी ड्यूडनम में। आप भी ऐसे अपनी एनसीईआरटी में ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखो, ताकि लास्ट में जब आप पढ़ोगे ना पेपर से कुछ दिन पहले, तो आपको इधर उधर ज़्यादा ना घूमना पड़े, एक ही जगह पर सारी चीज़ें लिखी भी मिल जाए। तो अपनी एनसीईआरटी में ही करना ये चीज़। और ऑल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर जो लाइन करती है हमारी ल्यूमन को, ल्यूमन खाली जगह मैंने बताया कैविटी एलिमेंट्री कैनाल की, वो म्यूकोसा लेयर है। इस लेयर के, अब देखो इसके ना कुछ फोल्ड होते हैं, वो मैं आगे बताती हूँ। हमारी स्टमक में इनर मोस्ट लेयर होती है, कौन सी होती है, इनर मोस्ट लेयर का नाम म्यूकोसा। ये क्या करती है, कुछ फोल्ड्स बना देती है, फोल्ड कुछ ना मुड़ मुड़ के ना कुछ फोल्ड से बना देती है, जिसको हम रुगे कहते हैं। ठीक है, और इनसे आगे ना विलाई बन जाती है हमारे स्टमक में ना। जो पहले हमारा स्टमक ऐसे था, इसके अंदर ना अब ना ऐसे विलाई आ जाती है, विलाई दांत जैसे हो जाते हैं। ये फोल्ड हुई है हमारी इनर मोस्ट म्यूकोसा लेयर। इसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया हमारे स्टमक का इंक्रीज़ हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है तो डाइजेशन जल्दी होता है, क्योंकि ज़्यादा सरफेस मिल गया डाइजेशन के लिए, तो डाइजेशन प्रोसेस बढ़ती है। किसकी वजह से, विलाई से। विलाई बनने का फ़ायदा क्या हुआ है हमारा, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया। अब देखो ये एनसीईआरटी में यहाँ पे यही बोल रहा है,
इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन हो गया। द लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड बना देते हैं जिनको हम रुगे कहते हैं। स्टमक में फिंगर लाइक फोल्डिंग्स बना देती है विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो सेल्स होती है लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक। अब जो विलाई हुई है ना, विलाई के जो सेल्स है वो आगे और ज़्यादा छोटे छोटे पोर्स बना देते हैं जिनको हम माइक्रो विलाई के नाम से जानते हैं, जो कि हमें ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस दे देता है। ये जो मॉडिफिकेशन हुई है इंक्रीज़ कर देती है सरफेस एरिया को। विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब विलाई का स्ट्रक्चर देखें, हमारी जो ऐसे फोल्ड्स आए हैं ना ये इरेगुलर, इसके अंदर क्या होता है, विलाई जो होती है इसके अंदर लैक्टियल्स का चला होता है, लैक्टियल्स और कैपिलरीज, और नीचे इसमें आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, और जो विलाई हमारी नीचे की तरफ बनती है इनको हम क्रिप्ट्स कहते हैं। वैसे इनका पूरा नाम है क्रिप्ट्स, या फिर इनका पूरा नाम है, मैं लिख देती हूँ, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकिन कहते हैं इनको, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरखन। क्रिप्ट्स ऑफ लेबरखन के नाम से हम इनको जानते हैं। पूरा नाम वैसे आप क्रिप्ट्स याद रखेंगे इतने में हो जाएगा, ठीक है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड मैंने आपको पहले बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्री और डाइजेस्टिव। अब एलिमेंट्री को हम पूरा पढ़ा चुकी हूँ मैं, अब बात करते हैं डाइजेस्टिव की। डाइजेस्टिव में होता क्या है, डाइजेस्टिव में 3 चीज़ें आती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड में 3 चीज़ होती है, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियाज। अब सलाइवा जो होता है वो ना 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स का बना होता है। अब मैं एक काम करती हूँ, आपको ना रिटर्न नोट्स दिखाती हूँ इस टॉपिक का, आपको अच्छा लगेगा। ये मेरे खुद के पर्सनल नोट्स हैं जिनसे मैं पढ़ती हूँ। आप लोग भी कोशिश करना अपने नोट्स ना अपने हाथ से बनाने की, काफ़ी बेस्ट रहता है सेल्फ से हैंड रिटन नोट्स। हाँ जी देखो, सलाइवरी ग्लैंड 3 होती है हमारे पास, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और इसके अलावा सब लिंगुअल ग्लैंड। आपको विजिबल होंगे ये, दिख रहे हैं, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है लार्जेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और इसको हम ना स्टैनसन्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, स्टैनसन्स ग्लैंड के नाम से। ये जो होती है हमारी चीक्स में होती है, बिलो द ईयर, कान के एकदम नीचे की साइड होती है ये, और इसमें डक्ट होती है स्टेंसस, मैंने बता दिया, जो कि कहाँ पे खुलती है, ये सेकंड मोलर टीथ के ऊपर खुलती है। अब इसके बाद आती है हमारी सब मैंडिबुलर, या जिसको हम सब मैक्सिलरी नाम से जानते हैं। ये जो होता है एंगल ऑफ लोअर जो पे खुलती है, इसमें एक डक्ट होती है जिसको कि हम वार्टन्स डक्ट कहते हैं। स्टेंसन्स डक्ट इज प्रेजेंट इन पैरोटिड ग्लैंड, वार्टन्स डक्ट इज प्रेजेंट इन सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और हमारी रिविनस डक्ट होती है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सब लिंगुअल ग्लैंड में। ये सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल 3, और ये हमारी ना बिलो फ्रंट ऑफ द टंग में आगे की तरफ, लेकिन नीचे खुलती है, ये सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट होती है। अब इसके अलावा ये जो तीनों ग्लैंड है कुछ सिक्रीट करेंगी। अब क्या सिक्रीट करती है ना, सलाइवरी जूस या फिर सलाइवा सिक्रीट करती है। और हमारी बॉडी में कितना सलाइवा सिक्रीट होता है, तो 1 से 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रीट होता है एक दिन में। अब सलाइवा के अंदर होता क्या क्या है, इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्ट, ये एक्स्ट्रा है। इसमें से कुछ चीज़ें जैसे सलाइवी अमाइलेज हो गया, लाइसोजाइम, ये आपके काम का है, ये पढ़ लीजिए। कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स, एंजाइम, म्यूसिन या म्यूकस, वाटर होता है 99%, आईजीए एंटीबॉडी होती है, थायोसाइनाइड और लैक्टोफेरिन। अब एंजाइम 2 होते हैं, लाइसोजाइम और सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अल्फा अमाइलेज को हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, और जो पैनक्रेटिक अमाइलेज होता है वो मैं आगे बताऊंगी, इसको ना स्ट्रिप्सिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्ट होते हैं, इनका फ़ायदा क्या होता है होने का, ये ना हम कुछ अगर एसिडिक चीज़ खा लेते हैं ना तो उसको ना न्यूट्रलाइज कर देती है एसिड कंटेंट, वरना वो आगे जाके हमारे ईसोफेगस में दिक्कत करेगी, स्टमक में दिक्कत करेगी, तो उसको हम यहीं पे न्यूट्रलाइज कर देते हैं अपने माउथ में ही, ठीक है। लाइसोजाइम जो होता है ये हमारा एंटी बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया आता है अगर हमारे खाने में उसको मार देता है। म्यूकस और वाटर जो होता है प्रिवेंट कर देते हैं म्यूकोजा लेयर को ऑफ माउथ फ्रॉम एब्रीवेशन। अब क्या करते हैं हम ना कई बार ना बहुत ज़्यादा गर्म खाना खा लेते हैं, अगर हम कुछ कम गर्म खाना खाते हैं तो उससे ना ये दोनों हैंडल कर लेते हैं। गर्म खाने से हमारी जो म्यूकोजा लेयर है माउथ की, उसको ना जलने से बचाते हैं। कौन कौन बचाते हैं, म्यूकस और वाटर। इसके अलावा आईजीए, थायोसाइनाइड, लैक्टोफेरिन, ये तीनों एंटी बैक्टीरियल होते हैं। अब सलाइवरी अल्फा माइलेज जो एंजाइम है, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है ये कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को डेक्स्ट्रिन, लिमिट डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया सलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद हमें ना लिवर पढ़ना है। ये देखो एक बार अब मैं ये बता देती हूँ आपको। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस बाई 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड जो कि चीक में होती है, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर लोअर जो में खुलती है, और सब लिंगुअल जो टंग के नीचे खुलती है। दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी सिक्रेट सलाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी जो हमारा माउथ है, मान लो ये हमारा माउथ है, तो ये ना यहाँ पे बाहर होती है इस कैविटी की, और ये बना के ना कैविटी के अंदर सिक्रेट करती है हमारे सलाइवा को, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लिवर, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लिवर जो होता है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। अब मैंने लिखा हुआ है लार्जेस्ट एक्सोक्रीन ग्लैंड वो जो कि मतलब हमारे ना 2 तरह की होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ग्लैंड्स 2 तरह की होती हैं, पहली एक्सोक्रीन
और दूसरी एंडोक्रीन। वैसे पता है ग्लैंड्स ना बहुत सारी तरह की होती है, लेकिन मैं दो ही पढ़ाती हूँ क्योंकि हमारे दो ही काम के। इसके अलावा तो ये होलोक्रीन भी होती है, होलोक्रीन होती है, एपोक्रीन होती है, एपोक्रीन होती है, मीरोक्रीन होती है, बहुत सारी होती है, हमें नहीं पढ़ना, हमें बस ये एक्सोक्रीन और एंडोक्रीन देखना है। एक्सोक्रीन ग्लैंड्स वो होती है जो कि हार्मोन रिलीज़ करती है, एंडोक्रीन, हाँ जी, और एक्सोक्रीन होती है जो हमारी एंजाइम्स रिलीज़ करती है। तो हमारी लार्जेस्ट एक्सोक्रीन ग्लैंड कौन सी होती है? लार्जेस्ट होती है लिवर, और लार्जेस्ट एंडोक्रीन ग्लैंड कौन सी होती है? वो होती है हमारी थायराइड। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि जो लिवर होती है वो हमारी लार्जेस्ट एक्सोक्रीन ग्लैंड है, और लार्जेस्ट एंडोक्रीन कौन सी होती है? थायराइड होती है। और लार्जेस्ट ऑर्गन अगर हमारे से पूछा जाता है तो वो स्किन होती है। ग्लैंड में ये दोनों आएंगे और लार्जेस्ट ऑर्गन में स्किन आएंगी। ठीक है, अब जो होता है हमसे ना लोकेशन पूछ लेते हैं, ये आपको याद ही करना है एनसीईआरटी में, इसमें तो मैं क्या ही बताऊँ। और लिवर का जो वेट होता है, लिवर का वेट 1.2 से 1.5 kg होता है, मतलब 1200 से 1500 ग्राम तक होता है लिवर का वेट। लिवर में जो होता है, एक सेकेंड, पहले हम इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेइंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg। मैंने बता दिया एडल्ट ह्यूमन में। ये सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिलो द डायफ्रागम, और लिवर में दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। अब जो लिवर का स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, ये देखो, ये ना लिवर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। इसमें ना कुछ ऐसे ना करके कैप्सूल्स होते हैं। सबसे पहले इनके अंदर होते हैं हैप्टिक सेल्स, हैप्टिक सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स के ना गुच्छे होते हैं, इनके बाहर ना एक कैप्सूल की कवरिंग आ जाती है जिसको कि हम ग्लीसन शीट कहते हैं। ग्लीसन शीट, हैप्टिक सेल्स कवरिंग आती है ना, हैप्टिक कैप्सूल बन जाता है। और ये जो हैप्टिक लोब्यूल होता है ना, ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है हमारे लिवर की। अब लिवर में जो इनके अलावा कपलर सेल्स होते हैं, कुछ ना ब्लड फिल्ड स्पेस होता है जिसको कि हम साइनोसॉइड्स के नाम से जानते हैं, साइनसिस, साइनोसॉइड्स कुछ भी बोल सकते हैं हम, लोब्यूल्स के बीच में होता है। लिवर से जो होती है हमारी डक्ट निकलती है, डक्ट फ्रॉम लिवर, जिसको कि हम हैप्टिक डक्ट के नाम से जानते हैं, हैप्टिक डक्ट के नाम से। और ये दोनों आगे मिलके ना क्या करते हैं, आगे गॉल ब्लैडर होता है हमारा। गॉल ब्लैडर एक ना ग्रीन कलर का सैक होता है। अब हम यहाँ से बाइल जूस आएगा, ऐसे आएगा, और वो ना आके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के साथ ना कंसनट्रेटेड होता है। दो फायदे होते हैं, गॉल ब्लैडर ये स्टोर करता है बाइल सिक्रेटेड फ्रॉम लिवर, और उसको कंसनट्रेट कर देता है। फिर ये यहाँ से निकलता है। अब ये जो डक्ट है ये गॉल ब्लैडर से निकलती है, इसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। अब सिस्टिक डक्ट और हेप्टिक डक्ट दोनों मिलकर ना एक कॉमन बाइल डक्ट बना देती है, बाइल डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट। अब ये क्या होता है, ये आगे जाती है हमारी पैनक्रियाज में। अब पैनक्रियाज में एंटर करते हैं ना, ये हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट या फिर एम्पुला ऑफ वेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जिसको कि हम स्फिंक्टर ऑफ ऑडी या फिर हेप्टो पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। और पैनक्रियाज ये आगे देखो, ये ड्यूडनम आ गया हमारा सी शेप का देखो मैंने लिखा हुआ है ड्यूडनम यू शेप, क्योंकि पहले पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो ड्यूडनम है वो यू शेप का था, लेकिन अब ड्यूडनम सी शेप का है। तो सी शेप के ड्यूडनम में आ जाती है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की पोजीशन पूछते हैं तो ये जो होती है सी शेप ड्यूडनम के बीच में होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके अलावा देखो हाँ, हैप्टिक लोब्यूल जो होती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर कंटेनिंग हैप्टिक सेल्स, ये जो होता है अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। ये पूछ लेता है, कोड्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू के क्षेत्र जिसको हम ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं। जो बाइल सिक्रीट होता है ना हैप्टिक सेल से, हैप्टिक मतलब हैप्टिक ना एक टर्म है जो लिवर के लिए यूज होती है। जो बाइल सिक्रीट होता है लिवर के सेल से पास कर जाता है हैप्टिक डक्ट, लिवर की डक्ट से, और स्टोर और कंसनट्रेट हो जाता है थिन मस्कुलर सैक एक बैग में जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। अब देखो स्टोर्ड एंड कंसनट्रेटेड, स्टोर भी हुआ है और स्टोर होने के बाद कंसनट्रेट भी हुआ है, तो दोनों होता है किसमें, गॉल ब्लैडर में। जो डक्ट होती है ना गॉल ब्लैडर की जिसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, वो अलोंग विद मतलब साथ में, किसके साथ में, along with the hepatic duct forms the liver, हेप्टिक डक्ट फ्रॉम द लिवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट, दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बना देती है। अब जो बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट है दोनों ओपन हो जाती है ड्यूडनम में एज द कॉमन हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडी या फिर हेप्टो पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर। मैंने लिख दिया, आप भी ऐसे लिख के चलें। अब पैनक्रियाज क्या होता है, पैनक्रियाज देखो एक ना कंपाउंड ग्लैंड होती है। अब कंपाउंड क्या होती है, मतलब कि जो दोनों होती है एक्सोक्रीन और एंडोक्रीन दोनों होती है, मतलब ये हार्मोन भी रिलीज़ करता है और एंजाइम भी रिलीज़ करता है पैनक्रियाज। एंडोक्रीन कह सकते हैं, मिक्स कह सकते हैं, कंपाउंड कुछ भी कह सकते हैं। इलोंगेटेड ऑर्गन होता है सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप ड्यूडनम, सी शेप ड्यूडनम के बीच में होता है, दोनों इसके हाथों के बीच में होता है, सी शेप लिम्स के बीच में होता है।
जो एक्सोक्रीन पोर्शन होता है ना, मैंने आपको बताया एक्सोक्रीन वो होता है जो कि सिक्रेट करता है एंजाइम। तो ये ना एक एल्कलाइन जूस, एल्कलाइन मतलब कि स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन HCO3-। ये एक आयन प्रेजेंट होता है हमारे पैनक्रियाटिक जूस में, जिसकी वजह से ये एल्कलाइन होता है। अब इस जूस में एंजाइम होता है, क्योंकि एक्सोक्रीन पार्ट से निकला है तो एंजाइम होते हैं, और एंडोक्रीन पार्ट सिक्रीट करता है हार्मोन, जैसे इंसुलिन, ग्लाइकोजन, सोमेटोस्टैटिन, बहुत सारे होते हैं। सोमेटोस्टैटिन हो गए, ग्लूकाजन हो गए, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया। देखो ये ऊपर ना, इसमें लिवर हम बना सकते हैं, हम चाहे तो अपने शॉर्ट के लिए। ये थोड़ा अच्छे से आप बना लेना, मैंने ऐसे बना दिए। लिवर, लिवर से डक्ट फ्रॉम लिवर, लिवर से डक्ट निकली जिनका नाम था हेप्टिक डक्ट्स। इसको हम यहीं पे अपने एनसीईआरटी को ना पूरा कंप्लीट करके चलेंगे। हेप्टिक डक्ट्स हो गई, ये हमारा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से डक्ट निकली सिस्टिक डक्ट नाम से। इन दोनों ने मिलके यहाँ पे दोनों मिल गई कॉमन हेप्टिक डक्ट, कॉमन हेप्टिक डक्ट आई, और इधर से दोनों ने मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बना दी। ये बाइल डक्ट नीचे आई। अब ये पैनक्रियास से ना पैनक्रियाटिक डक्ट चली है ये, और इन दोनों के मिलते यहाँ पे बन गई हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट, ये वाली और पैनक्रियाटिक दोनों ने मिलकर हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पे ना एक स्फिंक्टर होता है इसमें, स्फिंक्टर ऑफ ओडी या फिर हेप्टो पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर के नाम से, ये ड्यूडनम हो गया, ये पैनक्रियाज हो गई। अब इसके बाद आता है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन कैसे होता है? अब मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि डाइजेशन 2 मेथड से होता है, मैकेनिकल और केमिकल। अब हम दोनों पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले होता क्या है, हमारी जो बक्कल कैविटी है, जैसे हम फूड को अपने माउथ में रखते हैं, इसमें 2 काम होते हैं, मास्टिकेशन ऑफ फूड, ये जो कि हम क्या करते हैं, मास्टिकेशन हमारी टीथ में सरफेस होता है इनेमल, जो कि हेल्प करता है मास्टिकेशन में। वो क्या करता है, फूड को ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, और वो स्वेलो ईजिली हो सके, फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग, सटकने के लिए फैसिलिटेट, एकदम ठीक हो सके, इसलिए ना उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, ताकि जो जितना ज़्यादा गीला गीला रहेगा वो उतना ईजिली पास हो जाएगा। ठीक है, जो टीथ एंड टंग होते हैं, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मास्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थोरोली। पहले उसको मास्टिकेट करेगा कौन, टीथ, और जो टंग है वो सलाइवा की मदद से मिक्स कर लेगा, सलाइवा को मिक्स कर लेगा फूड में थोरोली, मतलब अच्छे तरीके से। म्यूकस जो होता है ना सलाइवा में, सलाइवा में मैंने बताया था हमारा वाटर होता है, 99% म्यूकस होता है, जो कि प्रिवेंट फ्रॉम एब्रीविएशन, इसको जलने से भी बचाते हैं। और म्यूकस जो सलाइवा में होता है वो हेल्प करता है लुब्रिकेटिंग एंड एडहेरिंग द मास्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू अ बोलस। अब बोलस, बोलस क्या होता है? अभी तक देखो हमने किया क्या है, मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। अभी तक हमने फूड लिया है, उसको मास्टिकेट छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ये ना हमारा फूड है, बहुत बड़ा टुकड़ा है, इसको हमने मास्टिकेट किया, मास्टिकेटेड फूड, मास्टिकेटेड फूड मतलब इसी को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट दिया ये। अब इसमें हमने सलाइवा मिक्स किया है, प्लस सलाइवा मिक्स, इसको कहते हैं हम बोलस। फूड प्लस सलाइवा को कहते हैं हम बोलस। अब हमारा ये आगे ईसोफेगस से पास हुआ है स्टमक में, ईसोफेगस में स्वेलो हमने सटक लिया, सटकने के बाद हमारी ये है सीधे स्टमक में। अब स्टमक में इसके साथ क्या होता है मैं बताती हूँ। अब माउथ में क्या होता है, अब मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देती हूँ। माउथ में हमारे सलाइवा है, सलाइवा में मैंने आपको बताया था एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम और सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा मतलब सलाइवा में प्रेजेंट है, सलाइवरी मतलब, और अमाइलेज, अमाई होता है अमाइलोज, शुगर के लिए यूज़ होता है। तो माउथ में क्या होता है, 30% शुगर हमने जितनी खाई है वो हाइड्रोलाइज हो जाती है, मतलब 30% शुगर जो होती है हमारी स्टार्च हमारे मुंह में ही, माउथ में ही हाइड्रोलाइज हो जाती है। हाइड्रोलाइज मतलब टूट जाती है आगे, और टूटती किसमें, माल्टोज 30% हुई, और बाकी की 70% हमने खाने में जितनी भी खाई है 100% में से देखे 33% हमारी सलाइवा में, और 70% हमारी पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस होता है, जो कि 70% शुगर को आगे तोड़ हाइड्रोलाइज कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं एनसीईआरटी। बोलस हो गया, जो बोलस होता है देन कन्वेड इनटू फेरिंग्स, फेरिंग से जाता है, फिर ईसोफेगस से जाता है, स्वेलोइंग और डिग्लूटेशन करने से जो बोलस है वो फर्दर पास डाउन द ईसोफेगस बाई। ईसोफेगस जो होता है ना वो ना मूवमेंट करता है, ऐसे गोल गोल घूमता है लगातार, पहले ऊपर का, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, एक साथ। जैसे ये मेरी पूरी ईसोफेगस है, तो ये पूरी एक साथ ऐसे नहीं घूमेगी, ये क्या करेगी, पहले इसका इतना पोर्शन घूमेगा, फिर इतना पोर्शन, फिर इतना, फिर इतना, जैसे पानी में वेव चलती है ना, ऐसे ऐसे, थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा, ऐसे होता है ये। तो ये जो होता है सक्सेसिव मतलब लगातार एक के बाद एक वेव्स की तरह। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स जो होती है ईसोफेगस की कॉन्ट्रैक्ट करती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं।
और मैंने आपको बताया था कि ईसोफेगस में ना एक स्फिंक्टर होता है जो कि फूड को कार्डियक पोर्शन में स्टमक में आने से पहले एक स्फिंक्टर होता है जिसमें नाम होता है गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर। ये कंट्रोल कर देता है पैसेज ऑफ फूड को स्टमक में। अब जो सलाइवा हमारा सिक्रेट हुआ है ना ओरल कैविटी में, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है, मैंने आपको पहले बता दिया, एंजाइम्स है, सलाइवा अमाइलेज और लाइसोजाइम, ये सब होता है। जो केमिकल प्रोसेस होती है ना डाइजेशन की, वो हमारी मुंह में ही शुरू, केमिकल मतलब केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे तो वो हमारे मुंह में ही शुरू हो जाती है बाय द हाइड्रोलाइटिस। हाइड्रोलाइटिस मतलब पानी को जोड़ते हैं वो, एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर हमारे मुंह में टूट जाती है। कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज। देखो ये रहा सलाइवरी अमाइलेज। और अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम। और जो हमारी सलाइवा का पीएच होता है 6.8 होता है, पीएच 6.8 होता है हमारी सलाइवा का। 30% जो स्टार्च होता है हमारे मुंह में ही टूट जाता है, डाइसेक्राइड में टूट जाता है। डाइसेक्राइड कौन सा? माल्टोज। और जो लाइसोसोम होता है ना, वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो कि मुंह में इन्फेक्शन होने से बचाता है। अब देखो मैंने इधर लिखा हुआ है, आप भी ऐसे लिख लिया करो एनसीईआरटी में। फूड प्लस सलाइवा बोलस और फूड प्लस HCl काइम हो गया हमारा, ठीक है। स्टार्च हमारे मुंह में है, ये माउथ में चल रही है रिएक्शन, इन माउथ। माउथ में जो है हमारे स्टार्च पे सलाइवा अमाइलेज ने काम किया, पीएच 6.8 से माल्टोज में तोड़ दिया, ठीक है। अब हम स्टमक में आ गया हमारा खाना। स्टमक में क्या होगा उसके साथ? हमारी स्टमक में ना, चलो मैं ना लिखने में ना ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं आप लोगों को ना अपने नोट्स से बता देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे, जल्दी हो, आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूँगी मैं यहाँ पे। हाँ जी, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा यार। लाइक ज़रूर करना वीडियो को, अगर आप अभी तक बने हुए हो ना वीडियो में, मतलब आपको समझ आ रहा है, लाइक करके ज़रूर जाना, सब्सक्राइब भी कर देना। देखो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, उसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं। पेप्टिक सेल्स जिसको कि हम जाइमोजन या फिर चीफ सेल्स के नाम से जानते हैं, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, और म्यूकस नेक सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट होते हैं। अब पेप्टिक सेल्स क्या होते हैं? सिक्रेट करते हैं एंजाइम पेप्सिनोजन नाम के। अब जिसमें भी ओजन आ जाता है ना, ओजन मतलब कि वो इनएक्टिव है। ये ना शॉर्ट तरीका है, जैसे हम आगे चैप्टर 18 है हमारा बॉडी फ्लूइड्स, उसमें पढ़ेंगे फिब्रिनोजन। ओजन आ गया मतलब कि ये भी इनएक्टिव है, फिब्रिनोजन इनएक्टिव, और ये कन्वर्ट होगा फिब्रिन में ना, तब एक्टिव होगा ये। ऐसे ही पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, जब ये पेप्सिन में कन्वर्ट होगा तो ये एक्टिव होगा। अब इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कौन करता है? HCl करता है, जो कि हमारा पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है। ये सिक्रेट कर देता है HCl। यार शिट, मैंने गलत लिख दिया, pH 1.8 होता है इसका, 6.8 नहीं होता, सॉरी। HCl जिसका कि pH 1.8 होता है, सिक्रेट करता है कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि ज़रूरी होते हैं एब्जॉर्ब करने में विटामिन B12 को। B12 का एब्जॉर्प्शन अगर हमें कराना है तो कासल इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए। कहाँ से निकलेगा? पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। ये कहाँ पर है? हमारे स्टमक में, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा स्टमक है ना, स्टमक में किस किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है? हमारा स्टमक में हमारी अल्कोहल, वाटर और शुगर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब इसको ना बहुत हर एक ऑर्गन में ना अलग अलग चीज़ों का एब्जॉर्ब होता है, तो मैं ना इसको ना हिंदी में ऐसे याद रखती हूँ ताकि आप लोगों को भी याद रहे कि पेट में हमारे दारू, पानी, चीनी, इन 3 चीज़ों का होता है। दारू, पानी, चीनी, इन तीनों का एब्जॉर्प्शन हमारे पेट में होता है। अल्कोहल, वाटर एंड सिंपल शुगर्स। ऐसे आपको याद रहेगा, ईजी है, कुछ नहीं है, बस अपने शॉर्ट तरीके ऐसे बनाइए जिससे आपको याद रहे। देखो म्यूकस, जो म्यूकोजा लेयर जो हमारे स्टमक की है, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह के सेल्स होते हैं। म्यूकस नेक सेल्स जो कि सिक्रेट करते हैं हमारा म्यूकस, पेप्टिक या चीफ सेल्स, जाइमोजन सेल्स मैंने लिख दिया, तो जाइमोजन के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा प्रो एंजाइम, एंजाइम प्रो मतलब इनएक्टिव है, वो काम नहीं कर रहा अभी, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, और पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि सिक्रेट करते हैं HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि फैक्टर एसेंशियल होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए। हमारे स्टमक में जो होता है खाना 4 से 5 घंटे रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। वहाँ पे हमारे पेट में मैंने बताया HCl है, देखो ये रहा, मैंने अभी बताया हमारे स्टमक में HCl निकलता है, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा फूड जो 4-5 घंटे पेट में रहता है ना, उसमें HCl एसिड है, ये ना ईजिली आराम से मिक्स हो जाता है। कैसे? स्टमक में ना चर्निंग मूवमेंट होती है। ये अगर मेरा पेट है, देखो ये अगर मेरा पेट है तो ये ऐसे 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 चर्निंग मूवमेंट करता रहता है। कई बार हमें गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है ना पेट से, वो चर्निंग मूवमेंट होती रहती है हमारे पेट में। जो फूड है वो मिक्स हो जाता है थोरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड द काइम। काइम कहते हैं इसको, देखो मैंने ये ऊपर लिखा था, आपको बताते हैं। फूड प्लस सलाइवा को बोलस कहते हैं। अगर फूड में HCl मिल जाता है तो इसको हम काइम कहते हैं। ये हमें स्टमक में मिलता है, और जो बोलस है ये हमें अपने माउथ में मिलता है, ठीक है। ये हो गया हमारा काइम बन गया। जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन है ना, ऑन एक्सपोजर टू HCl, जब ये पेट में एक एक करके चीज़ें निकलेंगी और पेप्सिनोजन में HCl मिलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव एंजाइम में पेप्सिन। देखो इससे ओजन हट गया, ओजन क्योंकि इनएक्टिव के लिए होता है, पेप्सिन में
दो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है स्टमक का। अब देखो प्रोटियो मतलब प्रोटीन को, लाइटिक मतलब तोड़ना। ये पेप्सिन एक्टिव होकर क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। प्रोटीन को तोड़ने का काम स्टमक में कौन करता है, पेप्सिन करता है। पेप्सिन कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन को प्रोटीएजेज में और उसके बाद पेप्टोन्स में, जिसको हम पेप्टाइड्स भी कहते हैं। ठीक है। और जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोजल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सुक्रेशन बाय द हाईली कंसनट्रेटेड HCl। देखो हमारे पेट में HCl बन रहा है, एसिड है बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड, देखो pH 1.8 है, तो ये हमारे पेट को भी तो जला सकता है। तो इसके लिए बचाने के लिए हमारे पेट में म्यूकस और बाइकार्बोनेट ये दो चीज़ें निकलती हैं। अब इससे एक क्वेश्चन आता है कि हमारे स्टमक को कौन बचाता है जलने से। इसके लिए पहला ऑप्शन दे देते हैं म्यूकस, दूसरा बाइकार्बोनेट और तीसरा ऑल ऑफ बोथ ऑफ देम और चौथा दे देता है नॉन ऑफ दीज। तो हम बोथ लगाएंगे क्योंकि ये दोनों होते हैं म्यूकस और बाइकार्बोनेट। ये दोनों को HCl जो होता है एसिडिक pH 1.8 दे देता है, जो कि ऑप्टिमल सबसे अच्छा pH है पेप्सिन के लिए। अब इसके अलावा हमारे गैस्ट्रिक जूस में ना इन्फेंट जो बच्चे होते हैं, बच्चों के गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम पाया जाता है रेनिन नाम का, रेनिन। अब देखो इधर जो रेनिन की स्पेलिंग है ना वो RENNIN है, और अगर हम RENNIN ये है, और अगर मैं लिख देती हूँ RENIN रेनिन तो ये अलग होता है। ये अब हम आगे चैप्टर 17 में पढ़ेंगे, ये अलग होता है। यहाँ पे जो है वो DNN वाला है, रेनिन है। तो हमें स्पेलिंग का ना बहुत ध्यान रखना है। ऐसे इलियम ILEUM है, तो हम इस चैप्टर 16 की बात करें डाइजेशन की, और अगर मैं इसको ILIUM लिख देती हूँ तो ये चैप्टर 20 लोकोमोशन में चला जाता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। स्पेलिंग्स बिल्कुल देख के चलना, एक एक वर्ड पूरी कहानी बदल देते हैं। तो जो हमारा रेनिन है ये भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियो मतलब प्रोटीन को, लाइटिक मतलब तोड़ेगा, ऐसा एंजाइम जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक मतलब पेट, कुछ टर्म्स ना फिक्स होती है। जैसे आप लोगों को पता है हार्ट के लिए एक टर्म फिक्स है कार्डियो, कार्डियोग्राफी, कार्डियोलॉजिस्ट, कुछ भी बोले कार्डियो कैंसर मतलब हार्ट की बात हो रही है। ऐसे मैंने आपको लीवर के लिए बताया हैप्टिक, हैप्टिक जब भी बोले मतलब लीवर की बात हो रही है। ठीक है। गैस्ट्रिक जब भी बोले सेम ऐसे ही हमारी पेट की बात हो रही है, स्टमक की बात हो रही है। तो जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है इन्फेंट का, वो हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में मिल्क प्रोटीन्स। मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होते हैं ना बच्चों के, वो रेनिन की वजह से टूटते हैं। और स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय योर गैस्ट्रिक ग्लैंड। थोड़ा सा गैस्ट्रिक ग्लैंड में ना हमारे लाइपेज भी होता है। अब लाइपेज ना हमारी बॉडी में 3 जगह होता है, मैं आपको बता देती हूँ। एक सेकंड रुकिए। हाँ देखो, लाइपेज जो होता है हमारी बॉडी में तीन जगह पे होता है। गैस्ट्रिक मतलब पेट में होता है, पैनक्रियाज में होता है और इंटेस्टीन में होता है। अब सबसे कम लाइपेज कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो हमारे गैस्ट्रिक जूस में होता है, स्मॉल अमाउंट, और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो हमारे पैनक्रियाटिक जूस में होता है, रिच सोर्स में। ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली पूछ लिया जाता है, और ये मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, आपको पता भी होगा। RBC जो होता है हमारा रेड ब्लड सेल, जिसको हम इरेथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, उसकी लाइफ हमारी 120 दिन की होती है। ये मरने के बाद लिवर में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो सॉरी लिवर के स्प्लीन, आफ्टर डेथ ये जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारे स्प्लीन में। स्प्लीन जो होता है ब्लू कलर का होता है। स्प्लीन में RBC का डिस्ट्रक्शन होता है। RBC टूट के हमें ना बाइल पिगमेंट देते हैं, 2 बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये दोनों मिल जाते हैं। अब देखो आगे अगर मैं डाइजेशन की बात करूँ, सबसे पहले ना मैं आपको कॉम्पोनेंट्स बता देती हूँ। प्रोसेस बताने का फ़ायदा जब है तब आपके बेसिक बने हुए हो। हाँ जी। तो देखो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूस निकलता है ना, मैं ये थोड़ा मेरी हैंड राइटिंग का इशू होगा, आपको समझ नहीं आएगी ना, तो मैं साथ साथ लिख देती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हमारा जूस निकलता है उसको हम कहते हैं सकस एंटेरिकस, सकस एंटेरिकस, या फिर हम इसको इंटेस्टाइनल जूस के नाम से भी जानते हैं, इंटेस्टाइनल जूस के नाम से जानते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या क्या होता है, ये जो होता है हमारा ना, ये 6 चीज़ों का मिलके बना होता है। क्या क्या होती है इसमें, एंट्रोकाइनेज, डाइपेप्टाइडेज, डाइसेकेराइडेज, न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज नहीं होता, न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियेज जो होता है हमारा पैनक्रियाटिक जूस में होता है। न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, और इसके अलावा हमारा लाइपेज। ये हमारे कॉम्पोजिशन होते हैं किसके, इंटेस्टाइनल जूस के। अब आता है पैनक्रियाटिक जूस। जब आपको पता होगा किस में क्या चीज़ प्रेजेंट है तभी तो आप आगे पता कर पाओगे। पैनक्रियाटिक जूस, अब पैनक्रियाटिक जूस जो होता है ये भी हमारा 6 चीज़ों का बना होता है। कौन कौन सी, ट्रिप्सिनोजन,
काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, सब एंजाइम्स के नाम है ये, इसको बस याद रखना है और कुछ नहीं। पेप्टाइडेज, न्यूक्लियस, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, या फिर लाइपेज। देखो अगर हमारा लाइपेज पैनक्रियाटिक जूस में निकल रहा है ना, तो इसको हम लाइपेज के साथ साथ स्ट्रिप्सिन भी कह सकते हैं। स्ट्रिप्सिन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में निकल रहा है, ये इसमें निकल रहा है। अब इनके फ़ायदे क्या है, अब हम एक एक करके इनके फ़ायदे पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो हमारे जो एंजाइम्स निकल रहे हैं, इनके फ़ायदे क्या क्या है, ये मतलब आगे करके क्या काम करा रहे हैं। तो देखो ये हम चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, कुछ भी नहीं। अब देखो 2 पेज बचे हैं। डिसऑर्डर्स वगैरह आप इजीली पढ़ लोगे, कुछ नहीं है, मैं करा दूँगी। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे क्या होता है ये देखो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें से ज़्यादातर ये भी खूब आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं है, बस हमारा ये बचा है, ये अब हम पढ़ लेते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है।